अस्सलाम वालेकुम। आओ बच्चों, आप मिलके बैठें, कहानी सुने। सोने का लालची बादशाह। किसी को भी नहीं पता था कि इसके पास इतना सोना कहाँ से आता है। बादशाह अपना सारा सोना महल के तहखानों में रखता था। वो हर रोज वहां जाता था और सोने की अशरफियां और सोने की ईंटों को गिनता था। रानी बादशाह की इस हरकत को देखती और इसका मजाक उड़ाती थी और कहती, बादशाह सलामत, रोज रोज अपना सोना मत गिनने ले गया हो, और अगर कुछ घट भी गया तो क्या। बादशाह कहता, आप इस तरह मजाक कैसे उड़ा सकती हैं। आपको अंदाजा भी है कि ये सोना कितना पेश कीमती है। जरा गौर से देखें इस हार को जो आपने पहना है, क्या ये खूबसूरत नहीं है। देखें कितना चमक रहा है। रानी बोली, जी हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। भले ये ही बेशक कीमती हो, मगर हमारे लिए खुशियां तो नहीं खरीद सकता। बादशाह बोला, ये मेरे लिए खुशियों का बाइस है। तुम कभी नहीं समझोगी, भला इससे भी खूबसूरत कोई चीज हो सकती है। दुनिया में रानी बादशाह की बात से इत्तेफाक नहीं करती थी, मगर वो जानती थी कि बादशाह से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बादशाह की सोने की चाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसको सोने से इतनी मोहब्बत थी कि इसने अपनी बेटी का नाम मैरी गोल्ड रखा था। मैरी गोल्ड बहुत ही जिंदा दिल थी। हर छोटी चीज में खूबसूरती देख लेती थी। वो हमेशा थी, अब्बा जान, ये देखें कितनी खूबसूरत फूल है। देखें शबनम कैसे घास पर चमक रही है। बादशाह कहता, फिर भी ये सोने जैसा चमकदार नहीं है। बेटा, आप नहीं समझोगी। अपनी माँ की तरह मैरी गोल्ड भी नहीं समझ पाई कि सोना फूल से ज्यादा हसीन कैसे हो सकता है। यूं ही वक्त गुजरता गया। अब बादशाह अपना ज्यादा वक्त अकेले तहखाने में गुजारने लगा। वो अपने सोने को बार बार गिनता रहता। एक दिन सिपाही बादशाह की मुलाकात करवाने के लिए एक अजनबी शख्स को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। वो शख्स बहुत ही सादा सा लिबास जेब तन किया हुआ था। बादशाह ने ये भी देखा कि इसके पैरों में कोई भी चप्पल नहीं थी। बादशाह ने पूछा, कौन है ये शख्स? अली जा, ये शख्स हमें सड़क पर भटका मिला। इसने कहा, मैं भटक गया हूँ, मेरे पास रहाइश की कोई जगह नहीं हो सकती कि ये आदमी हमारे शहर का ना हो। तो तुमने कहा ये भटक गया है, इसके रहने का इंतजाम करो, और जब तक इसका घर ना मिल जाए ये हमारा मेहमान रहेगा। दिन गुजरते गए। बादशाह सिर्फ इतना जानता था कि खामोश बूढ़ा शख्स एक अजनबी है। बादशाह को इस बात का बिल्कुल ही भी इल्म नहीं था कि जंगल के जिन का दोस्त है। बहरहाल इसका शख्स का शाही तरीके से ख्याल रखा गया। इसे वो सब कुछ मुहैया हो जाता जिसकी वो मांग करता। कुछ हफ्ते के बाद सिपाहियों ने इसके घर का पता लगा लिया। इस मेहमान का अपना घर रुखसत होने का वक्त आ गया। इस रात बादशाह तहखाने में सोना गिनने में मसरूफ था। तभी अचानक वहां जंगल का जिन नमूदार हुआ। बादशाह इसे देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। जिन बोला, मैं जंगल का जिन हूँ, माइडस। आप मेरी नाम से कैसे वाकिफ हैं? बादशाह और ज्यादा हैरान होकर बोला, क्या आप मेरा सोना चुराने आए हैं? जंगल का जिन हंसा और बोला, मैं सोने का क्या करूँगा, ये मेरे
इस काम का नहीं। मैं तुम्हारा शुक्रिया कहने आया हूँ। किस बात का शुक्रिया? वो बूढ़ा शख्स मेरा दोस्त है जिसका तुमने बेहतरीन ख्याल रखा। तुम्हारी मेरी मेजबानी से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे कोई एक शख्स ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बादशाह को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो कुछ भी मांग सकता है। वो जानता था कि इसे क्या चाहिए। वो बोला, मुझे सोने से बड़ा एक जहाज चाहिए, नहीं सोने से भरा हुआ पूरा घर चाहिए। ये भी काफी नहीं। मुझे पता है मुझे क्या चीज खुश रख सकती है। मुझे सोने की छून दे दो। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो खास सोना बन जाए। जिन बोला, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता हूँ। कल जैसे ही सूरज तुलू होगा, जिस चीज को भी तुम हाथ लगाओगे वो खास सोने में तब्दील हो जाएगी। पर याद रखना बादशाह, तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। सोना सारी खुशियां नहीं खरीद सकता। बादशाह हंस पड़ा और दिल ही दिल में बोला, इस जंगल के फरिश्ते को सोने की कीमत का क्या पता। मैं अब सारी दुनिया का सबसे अमीर हूँ और खुशहाल शख्स बन जाऊंगा। बादशाह खुशी के मारे सारी रात सो नहीं पाया। वो शिद्दत से सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह हुई तो बादशाह बहुत बेताब था, ये जानने के लिए कि इसके छूने से चीजें सोने में तब्दील होती हैं। ये नहीं कि इसने अपने बिस्तर को हाथ लगाया वो सोने में तब्दील हो गया। फिर बादशाह हर इस चीज को छूने लगा जहां तक इसका हाथ जा सकता। अब मुझे अपना सोना छुपाने की जरूरत नहीं, बादशाह बड़बड़ाते हुए बोला। चलो बाहर चलते हैं, पूरी जगह सोने में तब्दील करते हैं। बादशाह बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया और वो हर चीज को छूता जाता और वो सोने में तब्दील होती जाती। फिर वो बाग में जा पहुंचा और हर एक पौधों को छू कर सोने का बना दिया। मैं जगह जगह भाग कर थक गया हूँ। मेरे पास पूरी सल्तनत बाकी है। सोने में बदलने के लिए मुझे अपनी सल्तनत को देखना होगा कि मैं किस तरह हर चीज को सोने में तब्दील कर देता हूँ। लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ। बादशाह ये कहता हुआ वहां वापिस महल चला आया। दस्तरखान पर बहुत से खाने सजे हुए थे। सिर्फ बादशाह अकेले और बादशाह के लिए। और जैसे ही इस पानी पीने के लिए गिलास को हाथ लगाया वो सोने में तब्दील हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हुआ, इसके अंदर का पानी कहाँ गया? मुझे बहुत प्यास लगी है। इसने जैसे ही खाने के लिए किसी चीज को हाथ लगाया वो भी सोने में तब्दील हो गई। अब बादशाह बहुत ही खौफजदा हो गया। और अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे सख्त भूख लगी है। मैं सोना खा और पी नहीं सकता। क्या दुनिया का सबसे अमीर बादशाह भूख से मर जाएगा? बादशाह बहुत गमगीन हुआ और वहां रखी सारी ग़िज़ा को देखता रहा जो सोने की बन चुकी थी और अब इसके किसी काम की नहीं थी। तभी इसकी बेटी बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई और इससे पहले कि बादशाह कुछ सोच पाता कि इसकी बेटी दौड़ती हुई इसके गले लगी गई और जैसे ही बादशाह ने इसे दूर करने के लिए हाथ लगाया वो भी सोने में तब्दील हो गई। मैरी गोल्ड मेरी बेटी, ये कहते हुए बादशाह जोर जोर से रोने लगा। मैरी गोल्ड अब एक चमकदार खूबसूरत मुजस्मे में तब्दील हो चुकी थी, जो खूबसूरत था मगर बेजान था। वो हिल जुल नहीं सकती थी। बादशाह ये देखकर परेशान हो गया
اس کی عزیز بیٹی اس کے پاس ہو کر بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اوہ نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری گولڈ، مجھے اس کی طرح کی خوشی نہیں چاہیے۔ بادشاہ زور قطار رونے لگا۔ وہ شہر جانے کی طرف دوڑا تاکہ وہ جنگل کے جن کی مدد لے سکے۔ اس کی تہ خانے میں پہنچ کر زور زور سے جن کو پکارنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحے بعد وہاں جنگل کا جن نمودار ہوا اور بادشاہ کو مخاطب ہو کر بولا، کیا مسئلہ ہے؟ تم نہایت ہی غمگین نظر آ رہے ہو۔ ابھی تو کچھ ہی وقت گزرا ہے تمہاری خواہش کو پورا ہوئے، کیا تمہاری کوئی دوسری خواہش ہے؟ او خدایا، میں آپ کے سامنے معافی کی بھیک مانگتا ہوں، ایسی خوشی کسی کام کی جو مجھے میری بیٹی سے جدا کر رہی ہے۔ ان چیزوں کا کیا کروں جو خالص سونے کی بنی ہیں، میں انہیں کھا بھی نہیں سکتا، ایسے خالص سونے کا کیا کروں جس نے میری بچی کی مسکان چھین لی۔ مہربانی کر کے میرا سارا سونا لے لیجیے، میرا سب کچھ لے لیجیے، بس میری بیٹی میری گولڈ مجھے لوٹا دیجیے۔ میں اب سمجھ گیا ہوں، سونا ساری خوشیوں کو خرید نہیں سکتا۔ جن کی بات سن کر بولا، اے بادشاہ، تم نے آج ایک اصل حقیقت سمجھ لی ہے، سونا ایک دن چلا جائے گا، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہے سچا پیار اور اپنوں کا اپناپن جو کبھی نہیں مرتا۔ یہ کہہ کر جن نے بادشاہ کو پانی سے بھری ایک بوتل دی اور کہا، یہ بوتل جادوئی پانی سے لیس ہے، اس کے کچھ قطرے ان چیزوں پر چھڑکا دو جو سونا بن چکی ہیں، جادو پانی سے وہ چیزیں پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے جن سے وہ بوتل لی اور بولا، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ پھر بادشاہ جادوئی پانی کو لے کر اپنی بیٹی کے پاس بھاگا اور جلدی سے کچھ قطرے اپنی بیٹی پر چھڑک دیے۔ قطرے پڑے، میری گولڈ میں جان آئی گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو باہوں میں بھر لیا۔ ابا جان، یہاں کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں میری بچی، میں اب سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ پھر بادشاہ نے کچھ قطرے کھانے کی ان اشیاء پر ڈال دیے جو سونے کی بن چکی تھی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کر باغ میں گیا اور اس جادوئی پانی کے قطرے درخت اور پودوں پر ڈالنے لگا۔ بادشاہ نے پہلی بار قدرتی منظر کو دل سے محسوس کیا۔ ساری چیزوں کو اپنی اصل قدرتی شکل میں تبدیل کرنے کے بعد بادشاہ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ناشتے کی میز پر رکھی وہ اشیاء کھانے لگا جو وہاں موجود تھی۔ اس سے پہلے بادشاہ کو ناشتہ اتنا لذیذ پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ اس نے بہت سا پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھایا۔ بادشاہ کی بیٹی اور اس کی بیوی دونوں اس نظارے کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اب بادشاہ نے سونا گننا بند کر دیا تھا جو اس نے تہ خانے میں محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ اب اپنا وقت اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ گزارنے لگا۔ اب وہ اپنے اطراف موجود چھوٹے سے چھوٹی چیزوں کا لطف اٹھانے لگا۔ اب وہ دنیا کا سب سے امیر ترین بادشاہ بن چکا تھا۔